हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे हम आज बात करने वाले हैं किस पर। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की एक किताब है और इसमें पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, इस पर हम आज बात करेंगे। और जो भी यहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भूगोल से संबंधित, जिसमें भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है ये आज आपका मैं क्लियर करूँगा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सारे के सारे जो है हो जाएंगे और आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो जो भी प्रवक्ता भूगोल हो गया आपका, या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं यूजीसी नेट वगैरह, तो इनके लिए सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है कि जो रेड जेल की जो मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे यहाँ पर। तो हमने इसमें रेड जेल के अनुसार यहाँ पर परिभाषा ली है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेड जेल के अनुसार, तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। रेड जेल के अनुसार तो आप देख सकते हैं रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी होना चाहिए, आप इसको सही कर लेना, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो रेड जेल जो है मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट किताब है इनकी। और आपको लिखना भी है कि जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनकी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो इन्होंने मानव भूगोल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी है कि इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि मानव समाज यानी मनुष्य की जो सोसाइटी है, समाज है, और जो मनुष्य का जो धरातल है इसके बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, अपने धरातल से जुड़ा हुआ है। मानव समाज जो है, चाहे मानव समाज जो होते हैं ना, वो अपने धरातल से जुड़े होते हैं, उनका अपने धरातल से घनिष्ठ संबंध होता है। तो उसी घनिष्ठ संबंध को हम क्या कहते हैं, उनके अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी परिभाषा दी है। तो अगली डेफिनेशन पर हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी यहाँ पर परिभाषा है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की यहाँ पर परिभाषा है। तो मैं आपको कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो है एलन चर्चिल सैंपल रेड जेल की शिष्य है और ये अमेरिका की रहने वाली थी। और इन्होंने क्या किया, अमेरिका की रहने वाली थी और इन्होंने लंदन में पढ़ा और रेड जेल ने रेड जेल की ये स्टूडेंट रही थी। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोल में इन्होंने विशेष योगदान दिया और उसे इस तरीके से परिभाषित किया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ पर सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी भी जाती है कि किसने लिखी है, ये डेफिनेशन किसने बताई है। तो एलन चर्चिल सैंपल ने बताई है। सीधे सीधे इस लाइन को आप याद करेंगे कि अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल में हम क्या करते हैं, जो ये अस्थिर पृथ्वी है, इस अस्थिर पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी जो क्या होती है, स्थिर होती है, और मनुष्य कैसे होता है, क्रियाशील होता है। मनुष्य क्रियाएं करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो क्रियाशील मानव है। तो इन्हीं दोनों के बीच क्या है, अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो बात वही है जैसे रेडजेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन बताया था। तो इन्होंने भी उसी तरीके से बताया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो अब बात करते हैं मानव भूगोल की कुछ विचारधाराओं की बात करते हैं। तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, यहाँ पर 3 विचारधाराएं हैं और तीनों विचारधाराओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। विचारधाराओं से मतलब है सोच, यानी जो प्रारंभिक मनुष्य था वो प्रकृति के बारे में क्या सोचता था। ये प्रकृति के बारे में ही 3 विचारधाराएं हैं
कि हमारा जो दृष्टिकोण था लोगों का सोचना समझना था इस प्रकृति के बारे में, वो किस तरीके से सोचते थे। तो उस टाइम पर जब अब हम पहले देखते हैं कि निश्चयवाद विचारधारा क्या है। निश्चयवाद विचारधारा को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये पहली विचारधारा है और इसे पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक जर्मन विचारधारा है जिसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेडजल हैं तथा इसके प्रमुख समर्थक यहाँ पर हंटिंगटन है, टिवार्थ है, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, कार्ल रिटर हैं। यह एक प्राचीन प्रकृतिवादी विचारधारा है। प्राचीन मानव प्रकृति के प्रकोपों जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आदि से परिचित था। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या समझ में आया कि जो ये विचारधारा कहाँ की है। तो ये जर्मनी की विचारधारा है। आप सीधे सीधे पूछा जाएगा निश्चयवाद विचारधारा किस देश की विचारधारा है, तो ये एक जर्मनी की विचारधारा है। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेडजल। तो फ्रेडरिक रेडजल कहाँ के हैं? ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि कौन सा जो भूगोलवेता है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रेडजल जो है जर्मनी के रहने वाले थे लेकिन इन्होंने लंदन में पढ़ा था। इन्होंने पढ़ाया भी लंदन में ही था और तथा इसके प्रमुख समर्थक यहाँ पर हंटिंगटन, टिवार्थ, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल और कार्ल रिटर हैं। तो ये सभी जो है निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं। इनका मानना क्या था? जो रेडजल ने यहाँ पर बोला वही ये भी लोग भी मानते थे। यह एक प्राचीन प्रकृतिवादी, ये मैंने कहा था ना, प्रकृतिवादी विचारधारा है। और प्राचीन मानव जो है प्रकृति के प्रकोपों से डरता था, जैसे कि भूकंप से डरता था, ज्वालामुखी से डरता था। वो लोग उस टाइम के लोग बाढ़ से डरते थे। तो इस तरीके से निश्चयवाद विचारधारा जो है इसका जन्म हुआ कहाँ पर? जर्मनी में। तो अब इस विचारधारा में कहा क्या गया है तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तथा परिचित था तथा इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, ना कि उसका स्वामी है। तो मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है ये विचारधारा। दास मतलब गुलाम। मनुष्य जो है ना वो प्रकृति का क्या है? गुलाम है। ये किसने कहा है? सीधे सीधे रेडजल ने कहा है। मनुष्य केवल प्रकृति में अनुकूल परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य केवल प्रकृति में अनुकूल परिवर्तन, अनुकूल का कहने का मतलब है प्रकृति के अनुसार ही वह प्रकृति में बदलाव कर सकता है। प्रकृति की इच्छा के खिलाफ मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति क्या करेगी? मनुष्य को नष्ट कर सकती है अपने प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा। आगे देखते हैं कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल के अनुसार। तो कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल ने इस निश्चयवाद विचारधारा को किस तरीके से बताया है। तो इनके अनुसार रेडजल की शिष्या सैम्पल का कहना था कि प्रकृति ने पहाड़ों में रहने वालों को मजबूत पांव दिए हैं तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को मजबूत भुजाएं दी है ताकि वे नाव चला सके। इस प्रकार उनके अनुसार प्रकृति किसी व्यक्ति को अपने अनुरूप ढाल लेती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही सर्वोपरि है। तो इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। तो एलन चर्चिल सैम्पल इस विचारधारा की प्रबल समर्थक रही है। उन्होंने रेडजल का यहाँ पर समर्थन किया है और उनका कहना ये है कि प्रकृति मनुष्य को अपने अनुरूप ढाल लेती है और प्रकृति ही सब कुछ है। तो प्रकृति अपने अनुरूप कैसे ढालती है? तो उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कि पहाड़ों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके पांव मजबूत होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में चलते हैं, तो उनके पांव जो है तो मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकृति ने किए हैं। उन्होंने दूसरा उदाहरण समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भुजाएं मजबूत होती है इससे दी है, क्योंकि वो नाव चलाते हैं। वहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर नाव चलाते थे उस टाइम पर, तो उनकी भुजाएं नाव चलाते चलाते क्या हो जाती थी? मजबूत हो जाती थी। तो उस तरीके का वो समुद्र तटीय जो इन्वायरमेंट है उसने उनको अपने अनुरूप ढाला है वहाँ के लोगों को। तो प्रकृति मतलब मानव पर पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। तो ये जो है इस विचारधारा में कहा गया है। और आगे हम अब बढ़ेंगे कि अगली विचारधारा हमारी क्या है। अगली यहाँ पर विचारधारा है संभववाद विचारधारा। तो संभववाद विचारधारा जो है इसको देखते हैं। फ्रांस की यह विचारधारा प्रकृति के स्थान पर मानव को सर्वोपरि मानती है। अब बिल्कुल निश्चयवाद विचारधारा की उल्टी यहाँ पर यह विचारधारा
यहाँ पर दिख रही है संभववाद विचारधारा। इनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि स्वामी है। लेकिन निश्चयवाद विचारधारा में क्या कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। इस विचारधारा में कहा गया है कि दास नहीं है, उसका स्वामी है। स्वामी मतलब ये कि सारा कुछ कौन कर रहा है, मानव कर रहा है इस पर्यावरण में। और इस विचारधारा के जन्मदाता फैबरे हैं तथा इसके प्रमुख समर्थक ब्रून्स, ईसाबोमेन, विडाल डी ला ब्लांस आदि हैं। चूँकि इनके समय तक मनुष्य के प्रयासों से कृषि तथा औद्योगिकरण को बल मिल चुका था, जिससे मनुष्य अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहा था। मनुष्य इस पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम था और इनके अनुसार मनुष्य जितना चाहे उतना उत्पादन कर सकता है। मनुष्य चाहे तो पेड़ काट भी सकता है और लगा भी सकता है। मनुष्य अपने ज्ञान के प्रयोग से इस पर्यावरण में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। तो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल निश्चयवाद विचारधारा के यहाँ पर जो है बिल्कुल विपरीत विचारधारा है और इसमें मनुष्य को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है। क्योंकि बाद का जो समय था निश्चयवाद विचारधारा के बाद का, उस टाइम पर क्या हो गया था, उस टाइम पर औद्योगिकरण हो गया था, नगरीकरण हो गया था। मनुष्य ने कृषि के क्षेत्र में क्या किया था, कृषि के क्षेत्र में विकास किया था, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी करी थी। अपने ज्ञान और क्षमता के हिसाब से मनुष्य ने इतने बड़े बड़े नगरों को बसाया और अपने उत्पादन में जो जितना मेहनत करता था उतने उसके उत्पादन में वृद्धि करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर संभववाद विचारधारा का जन्म हुआ फ्रांस में। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य ही सब कुछ करता है, करता धरता कौन है, मनुष्य है। ये जो प्रकृति है ये मनुष्य के क्या है, मनुष्य के आगे नहीं है, कुछ भी नहीं। मनुष्य चाहे तो यहाँ पर पेड़ काट भी सकता है और पेड़ों को लगा भी सकता है। मतलब मनुष्य चाहे तो इस पर्यावरण को नष्ट भी कर सकता है और बचा भी सकता है। तो इन्होंने सारा का सारा जो श्रेय है वो इस पर्यावरण को इस मनुष्यों को दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। संभववाद विचारधारा को आपको सीधे सीधे निश्चयवाद विचारधारा के विपरीत लिखना है। इसके जन्मदाता मैं आपको बता दूं कि विडाल डी ला ब्लांस है। वैसे तो पहले तो इन्होंने ही दिया था वैसे ये विडाल डी ला ब्लांस ने, लेकिन बाद में इस विचारधारा को नए तरीके से इनके शिष्य रहे हैं फैबरे। तो इन्होंने इस विचारधारा को बाद में क्या किया, ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आप लोग अगर जन्मदाता पूछा जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में विडाल डी ला ब्लांस को देना। यहाँ पर थोड़ा सा जन्मदाता फैबरे यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि 12वीं की किताब में दे रखा था सीधे सीधे कि फैबरे हैं उसके जनक। लेकिन यहाँ पर इनके जो गुरु हैं रहे हैं वो विडाल डी ला ब्लांस रहे हैं। तो सबसे पहले नींव तो इन्होंने ही डाली थी इस विचारधारा की, तो नाम आप इसी का रखेंगे, विडाल डी ला ब्लांस का ही देंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर अगली विचारधारा की तरफ। अगली यहाँ पर विचारधारा है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। और नव निश्चयवाद भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। मध्य मार्ग मतलब ये बीच की एक विचारधारा है, ये दोनों के बीच के मार्ग को बताती है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद तथा रुको एवं जाओ संकल्पना नाम दिया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना ही प्रकृति का दास है ना ही उसका स्वामी है। तो देख लीजिए आप, नव निश्चयवाद में तो मनुष्य को प्रकृति का दास बताया गया है, संभववाद में जो है मनुष्य प्रकृति बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी है। और इस विचारधारा में बताया गया है कि मनुष्य ना ही प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है। ना ही हम प्रकृति के, मनुष्य जो है ना वो प्रकृति का के गुलाम भी नहीं है और उसके मालिक भी नहीं है। मनुष्य प्रकृति में केवल तब तक परिवर्तन कर सकता है जब तक प्रकृति उसे ऐसा करने की अनुमति दे। तो कहा गया है इस विचारधारा में कि मनुष्य पर्यावरण में तभी तक परिवर्तन कर सकता है जब को प्रकृति हमको ये अनुमति दे दे कुछ परिवर्तन करने की। आगे देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने इसे समझाने के लिए चौराहे की लाल पीली तथा हरी बत्तियों का उदाहरण दिया। जिस प्रकार ये बत्तियां शहर की ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य के लिए इन संकेतों का प्रयोग करती है। तो आपने जो ट्रैफिक लाइट हैं लाल पीली और हरी बत्तियां वो तो देखी होगी ना। तो लाल बत्ती जब दिखती है ट्रैफिक में तो गाड़ियां रुक जाती है।
तो गाड़ियों को रोकने के लिए लाल बत्ती का यहाँ पर ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है, और पीली बत्ती का यूज़ तब होता है जब लाल बत्ती के बाद जब गाड़ियाँ लोग स्टार्ट करते हैं, चलाने के लिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाते हैं चलने के लिए, तो पीली बत्ती आती है वहाँ पर। और हरी बत्ती जब दिखाती है स्ट्रीट लाइट, तो इसका मतलब होता है कि गाड़ियों को अब चलना है। तो इन्हीं बत्तियों से उन्होंने इस विचारधारा को समझाया है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से उन्होंने इसे समझाया है। तो उन्होंने कहा है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं, हरी बत्ती अनुकूल, हरी बत्ती जो है ना अनुकूल परिस्थिति को दर्शाती है। हरी बत्ती किसको दर्शाती है? अनुकूल परिस्थिति। मतलब जब तक हम पर्यावरण में सही तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल चलेंगे, पर्यावरण के हिसाब से चलेंगे, तो पर्यावरण हमें हरी बत्ती दिखाती है। तथा पीली बत्ती प्रकृति की चेतावनी से संबंधित है। और जो पीली बत्ती है ना, वो प्रकृति की किससे संबंधित है? चेतावनी। मतलब प्रकृति हमें चेतावनी सचेत करना चाहती है, और पर्यावरण हमें सचेत करना चाहता है, क्योंकि हमने क्या है, मनुष्यों ने पर्यावरण में बहुत ज़्यादा अधिक विदोहन किया है संसाधनों का। इसलिए पर्यावरण हमें अगर सचेत करेगी तो कैसी बत्ती दिखाएगी? पीली। तथा लाल बत्ती खतरे से संबंधित है। और लाल बत्ती जो है किससे संबंधित है? खतरे से संबंधित है। और यहाँ पर जब लाल बत्ती पर्यावरण दिखाती है तो किसी आपदा के तौर पर दिखाती है, और वो आपदा जो है ना, वो उसको हम उस टाइम पर रोक नहीं सकती है। जब पर्यावरण हमें लाल बत्ती यहाँ पर संकेत के रूप में दिखाती है, तो हम किसी भी यहाँ पर आपदा को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक पीली बत्ती है तो हम आपदाओं को रोक सकते हैं। उसको हम पर्यावरण में जो भी हम जो दिक्कतें आने वाली है उनको हम रोक सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति में छेड़छाड़ करता है, प्रकृति इन संकेतों की मदद से मनुष्य को सावधान करने की कोशिश करती है। जब तक मनुष्य प्रकृति में अनुकूल परिवर्तन करता है, तब तक प्रकृति हरी बत्ती दिखाती है। और जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति पीली बत्ती अर्थात खतरे का संकेत देती है। इस परिस्थिति में मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। और यदि प्रकृति लाल बत्ती का संकेत देती है, तो इसका अर्थ होता है कि खतरा आ चुका है और इस खतरे को रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार यह एक नवीन विचारधारा है। तो यह कैसी विचारधारा है? नवीन। और इस विचारधारा को जो है वो रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि रुको और जाओ विचारधारा किसे कहा जाता है? तो ये विचारधारा, ये जो है नव निश्चयवाद विचारधारा को कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं। अगला हमारा आज का जो टॉपिक है रहने वाला है वो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है कि हम मानव भूगोल में किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत ही मानव भूगोल में भी बहुत सारे विषय हैं जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल जो है ना, वो भूगोल की प्रमुख शाखा है, और इसके अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। तो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर भूगोल की यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु है। विख्यात अमेरिकी विद्वान एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। तो हंटिंगटन का नाम आप याद रख लेना कि इन्होंने मानव भूगोल को 2 भागों में बांटा है विषय क्षेत्र के हिसाब से। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अभिव्यंजनाएं। इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को बांटा है। आपको इसी तरीके से इसका विषय क्षेत्र लिखना है अगर आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रह आते हैं, उपग्रह संबंध आते हैं, और उसकी स्थिति, आकार, स्थल रूप और संरचना, जलाशय, मृदा, खनिज तथा जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न रूपों, विशेषतः पौधे, पशु और मनुष्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भौतिक दशाएं हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पृथ्वी की ग्रह उपग्रह आते हैं, या जो भी आपने सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप जो 11th की जो मानव भूगोल भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उस किताब में सारे जो टॉपिक है, सारे जो लेसन के नाम हैं जो आपने अध्ययन किया, तो आप उनको लिख सकते हैं यहाँ पर कि भौतिक दशाओं के अंतर्गत हम वहाँ पर क्या क्या था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी, इस महाद्वीपों और महासागरों का वितरण था, वायुमंडल की संरचना था। तो इनका हम जो है भौतिक दशाओं के अंतर्गत इनका हम अध्ययन करते हैं, ये आपको लिख देना है। तो जैसे इन्होंने इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर आकार है, उसकी स्थिति आकार, स्थल रूप है, संरचना, जलाशय, मृदा, खनिज, जलवायु को यहाँ पर क्या कहते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं भौतिक दशाओं के अंतर्गत। और मानवीय अभिव्यंजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर मानवीय अभिव्यंजना के अंतर्गत मानव की प्राथमिक भौतिक आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, वस्त्र, जल, सुरक्षा, यातायात तथा संचार के साधन हो गए आपके, आदि को सम्मिलित किया जाता है। मुख्य व्यवसाय जैसे यहाँ पर शिकार करना, मछली पकड़ना, खेती करना आदि, चातुर्य या क्षमता, उच्च आवश्यकताएं, शिक्षा, विज्ञान, धर्म एवं साहित्य आदि सम्मिलित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मानवीय अभिव्यंजनाओं के अंतर्गत जो भी 12 में जो आपके लेसन है ना मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में, जैसे प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीय क्रियाएं हैं, तृतीय क्रियाएं हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर उद्योग धंधों का अध्ययन करते हैं, हम यहाँ पर परिवहन और संचार का अध्ययन करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं। तो वो सभी जो है यहाँ पर आपको लिखना है मानवीय अभिव्यंजनाओं के अंतर्गत कि मानव भूगोल में हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है, उपक्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लेते हैं उपक्षेत्र कौन कौन से हैं मानव भूगोल के। तो पहला उपक्षेत्र यहाँ पर है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल है सामाजिक कल्याण का भूगोल, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, अधिवास भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो इतने प्रकार के ज्योग्राफी का हम यहाँ पर मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से मनुष्य का जो व्यवहार है उसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब पर्यावरण के बीच, पर्यावरण पर उनका क्या रिएक्शन है, पर्यावरण के प्रति क्या मनुष्य की विचारधाराएं हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक कल्याण का भूगोल यानी सामाजिक कल्याण यानी शिक्षा का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का करते हैं, प्रवास आदि इनका अध्ययन हम सामाजिक कल्याण के भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और लिंग भूगोल जो है आपका, लिंग भूगोल यहाँ पर हम स्त्री और पुरुषों की बात करते हैं। स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता, या फिर स्त्री जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, जो स्त्री और पुरुषों से संबंधित यहाँ पर जो भूगोल होता है उसमें अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा जो भाषा, धर्म, समुदाय, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के भी अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम भूगोल का यहाँ पर इसमें अध्ययन करते हैं। कई चीज़ें ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत आती है। चिकित्सा भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है, अधिवास भूगोल, हम ग्रामीण और नगरीय अधिवास का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल है, संसाधनों का अध्ययन करते हैं। खनिज संसाधन, आपके धात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों का अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल में हम अलग अलग प्रकार की कृषि को देखते हैं। उद्योग धंधों में अलग अलग प्रकार के उद्योग देखते हैं। विपणन भूगोल में हम व्यापार को देखते हैं। पर्यटन भूगोल, पर्यटन को यहाँ पर हम देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को की स्थिति को देखते हैं। तो मानव भूगोल के क्या है, ये उपक्षेत्र है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, और मुझे विश्वास है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। और देख लीजिए, मैं आपका जो ये टॉपिक है सारे वो क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।